विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आज के इस समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इसी माटी के सपूत श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सूरज पीएस कुशवाहा जी, कुलपति डॉक्टर जनार्दन अमरनाथ विजय, कानपुर की महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और रामा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और आज जिन छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि वितरित हुई है, रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्धविकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब
दीक्षाोपदेश आप सबको दिया था। तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहां पे दीक्षाोपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता था और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बार बार उल्लेख होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धावान है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, मां बाप के प्रति श्रद्धा ही नहीं, वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं, उसको ज्ञान प्राप्त हो भी नहीं सकता। और इसीलिए भारत की परंपरा में प्राचीन काल से इस बात का कहा गया कि देश, काल और पात्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह व्यक्ति उसके पात्र है कि नहीं है, और तभी उसको उसके रूप उस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का यह मंत्र आज हजारों वर्षों के बाद भी भारत के अंदर दीक्षा उपदेश बनकर के हमारे युवाओं को एक भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में दीक्षा का अंत नहीं है, एक नए जीवन की शुरुआत है, एक नवीनता का शुभारंभ है। और उस नवीनता को शुभारंभ करने की दृष्टि से आज विश्वविद्यालय ने यहां पर इस तृतीय दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी इस क्षेत्र में आकर के यहां पर चल रही गतिविधियों को नजदीक से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पहले भी कहा ना कि एक शिक्षण संस्थान कैसे उपयोगी है और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पा रहा है, इसकी एक झलक हम लोग इसी में देख सकते हैं। यहां पे शिक्षा भी दी जा रही है, यहां पे स्वास्थ्य का भी एक प्रमुख केंद्र है,
यहां पे मेडिकल की फैकल्टी होगी तो स्वाभाविक रूप से आने वाले पेशेंट को योग्य चिकित्सकों से दिखाने की एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। यहां पे इंजीनियरिंग के भी फैकल्टी है तो स्वाभाविक रूप से टेक्निकल नॉलेज से भी लोग परिपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद का भी संस्थान है, यहां पर नर्सिंग का भी संस्थान है, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर भी है और लॉ भी। यानी ये सभी चीजें एक साथ एक संस्थान में एक जगह 10 से 12 हजार विद्यार्थी, एक अच्छी खासी फौज फैकल्टी की। अब याद करिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना करके हम लोग उद्योग लगाने के लिए इंसेंटिव देते हैं। उद्देश्य क्या होता है? हमारे यहां निवेश आएगा तो उसके साथ रोजगार भी आएगा। मुझे बताओ, इससे अच्छा निवेश और इससे अच्छा रोजगार, इससे अच्छा नवाचार और इससे अच्छा शोध का केंद्र और दूसरा क्या? कि शिक्षा भी है, उपचार भी है, यहां पे रोजगार भी है, नौकरी भी है, निवेश भी है। हजारों लोगों को यहां पे नौकरी, यानी हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ है, निवेश भी है और साथ साथ विकास का एक माध्यम भी अकेले एक संस्थान बन सकता है। वह रामा विश्वविद्यालय ने कानपुर के इस सेमी अर्बन एरिया में अपने आप को स्थापित करके वो साबित किया है। और मैं सचमुच इसके संस्थापकों को इसके लिए हृदय से श्री BS कुशवाहा जी को, जिनकी स्मृति में आज एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आप भारतीय दृष्टि देखिए कितनी महान थी। हमने सत्य बोलने की बात की है अपने विद्यार्थी से। हमने ये नहीं कहा कि एन केन प्रकारेण डिग्री प्राप्त कर लिया है तो अब एन केन प्रकार रोजगार प्राप्त करो, नहीं। धर्म के मार्ग पर चलो, यानी सत्य का आचरण करने के साथ साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करने के लिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की जब मैं बात कर रहा हूं तो धर्म का मार्ग बहुत विराट है और वास्तव में दुनिया के अंदर धर्म को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषि ने समझा है। उसने उसको उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा है। उसने ये नहीं कहा, आप याद करिए, भारत के अंदर किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, कभी नहीं कहा। हम कभी इस बात के आग्रही नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है मेरी बात को मानो, नहीं अच्छा लगता मत मानो। जो अच्छा लगता है देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं है, कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिंदू है जब वो मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है, जो नहीं जाएगा वह भी है, कोई बाध्यता नहीं उसके लिए। यह आवश्यक नहीं कि मैं वेदों को मानूं न मानूं, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं, तब भी मेरा हिंदुइज्म कहीं बाहर नहीं जाने वाला मुझसे, वो मुझे तब भी जोड़ करके लेके चलता है। इतनी विराटता, इतनी विशालता, क्योंकि हमने धर्म को क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म को हमने उपासना विधि तक सीमित नहीं किया, किसी एक इष्ट तक और किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। वेद तो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
वेदों की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है, सृष्टि के उद्भव के समय की परंपरा है। एक ऋषि ने नहीं रचा, अनेक कालखंड, एक लंबा कालखंड में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ऋचाएं रची। श्रवण की परंपरा थी, गुरु शिष्य को बोलता था, शिष्य उसको अंगीकार करता था। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में ऋषियों की एक बड़ी मंडली ने उसको संहिताबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करने का काम किया। और यह कार्य कहीं और नहीं हुआ, यह कार्य हुआ था आपके जनपद सीतापुर के ही नैमिषारण्य में। भारत के वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा, जिसको आज जिस रूप में आप देख रहे हैं। जब मैं आया, विश्वविद्यालय में आया, मैंने डॉक्टर प्रणोद सिंह के रूम में देखा, वहां पे चारों वेद थे, 18 पुराण इन्होंने रखे हुए थे। आप भी देखें, आज भी हर वह भारतीय परिवार, हर वह सनातन धर्मावलंबी अपने घर में सजो के रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि उसको मालूम है ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। हमारा ऋषि तो कहता है कि धर्म सतत्वम निहितीम गुहायाम महाजना एन गतः सपंथ, यानी धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए महापुरुष जो कहें उन महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण कर लो, सबसे सरलता का मार्ग। और इसलिए हमारी भारतीय परंपरा ने बहुत जो संक्षिप्त व्याख्या धर्म की कहा कि भाई जो सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त इस जीवन में कर ले, और इस जन्म के बाद जब व्यक्ति मरेगा तो हमारे परलोक के लिए भी मार्ग जिससे प्रशस्त होता हो, वही मार्ग धर्म का है, वही धर्म है। धर्म को उसी के साथ जोड़ा गया है और इसीलिए कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के का जो प्रवाह है, उसी को भारतीय परंपरा ने धर्म माना। धर्म की व्याख्या दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं अंगीकार की। उन्होंने तो कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, आप मानोगे तो इसके उपासक मानो जाओगे, इसके अनुयायी माने जाओगे, नहीं तो तुम्हें बहिष्कार करते हैं, तुम्हें निकाल बाहर करते हैं। भारत ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। भारत ने चारवाक को भी ऋषि माना, जिसने वैदिक धर्म को माना ही नहीं, जो एकदम नास्तिक था। भारत ने बुद्ध को भी सम्मान दिया, एक अवतार के रूप में मान्यता दी, जिन्होंने वेदों की व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया। हम लोग उस महान परंपरा के वारिस हैं और इसलिए उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद का यह उपदेश जो हम दीक्षांत उपदेश के रूप में, जिसे कुलाधिपति ने आपके सामने वाचन किया था और आपने उसको उसी रूप में अंगीकार करते हुए अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया है। वास्तव में यह आपके जीवन को एक नवीन सांचे में आगे बढ़ाने का एक अवसर भी आपके पास होता है और इस अवसर पर मुझे आज आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय का यह परिसर, विश्वविद्यालय के अंदर चल रही गतिविधियां, विश्वविद्यालय के अन्य कार्यकलाप, इस सभी को बहुत नजदीक से अवलोकन करने, देखने का एक अवसर मेरे सामने था और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में भी, अन्य संस्थानों में भी कहां पे क्या कुछ हो रहा है, मुझे ये सब देख करके जहां कुछ अच्छा होता है उसको फिर दूसरे संस्थानों में भी लागू करने के लिए मैं उन लोगों को बोलता हूं, उसको भी वहां लागू करने के लिए उनसे कहता हूं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सके, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और उस दृष्टि से मुझे यहां पर आज आने का अवसर प्राप्त हुआ।
मुझे अपने युवा साथियों से एक बात कहनी है, और वह रामा विश्वविद्यालय के युवाओं से भी कहनी है। याद रखना कि आपकी जो उम्र है, यह आप अपने विषय में तो पारंगत होंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें देश, काल और समाज की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी भी हर स्थिति में होनी चाहिए। एक युवा प्लानवादी नहीं हो सकता, वह समय और काल प्रवाह से अपने आप को अबाधित नहीं मान सकता, और इस दृष्टि से भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास को लिखता है। यह उम्र आपकी ऐसी है जो हर प्रकार की चुनौती से जूझने की एक जज्बा अपने पास रखता है, हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने की सामर्थ्य रखता है। याद करिए, अयोध्या का राजकुमार श्री राम जब मात्र 16 वर्ष के हैं, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और इस 14 वर्ष के वनवास में ही उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ दिया। क्या उम्र रही होगी उस समय जब उन्होंने दंडकारण्य में जाकर के उस समय वहां पर संचालित होने वाले गुरुकुलों का संचालन करने वाले ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करने के लिए संकल्प लिया था। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए रणकील का संकल्प लिया होगा। क्या उम्र थी राम की उस समय जब उन्होंने उस समय सेतुबंध का निर्माण किया होगा, कृष्ण कंधा पर सुग्रीव को शासक के रूप में स्थापित किया होगा, और रावण जैसे बलशाली को मार करके इस धरती को राक्षस विहीन करके फिर वापस अयोध्या आए होंगे। कुल मिलाकर के जो उम्र मैंने बताई है यही है, और यही युवा अवस्था है। सेतुबंध का 100 योजन समुद्र में सेतुबंध का निर्माण किया था उस समय, समाज को जोड़कर, वनवासियों को, गिरवासियों को, वंचितों को जोड़ करके उन्होंने काम किया था। याद करिए, कृष्ण मथुरा में कंस के अत्याचार से तबाह मथुरा को अभय प्रदान करने का काम करते हैं। क्या उम्र थी? वो तो युवा भी नहीं हुए थे, किशोर थे। पूरी लीला उन्होंने मथुरा वृंदावन में अपनी रस दी, और जैसे ही मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की, गुरुकुल चले गए। वापस आए तो यहां शांति से लोग रह सके, फिर द्वारिका चले गए, और संकल्प एक ही था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। कुछ भी अकृत नहीं, कुछ भी अपने में नहीं। याद करिए, जब बुद्ध ने कहा होगा अब दीपो भव, पूरी दुनिया को निर्माण का संदेश देने के लिए क्या करना है, एक पंक्ति में उन्होंने सबको समझा दिया। याद करिए, आदि शंकराचार्य केरल में जन्मे थे। देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर गए। सनातन धर्म की ध्वजावाहक के रूप में उन्होंने पूरे देश को जिस जागरण के साथ जोड़ा था, मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे।
मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। जो हट राखे धर्म को तिहि राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप जब पहला युद्ध लड़े थे उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी और लड़ किससे रहे थे? अकबर से। अकबर के पास 1 लाख से अधिक की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना थी। लगातार 30 वर्ष तक युद्ध करते रहे और अकबर को उन्होंने नाकों चने चबाने का काम किया था, अपने सारे दुर्ग सभी किलों को वापस लेने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल, यानी युवावस्था में भी नहीं पहुंचे थे, किशोर अवस्था थी। लेकिन देश के लिए कुछ करना है। मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, इसका उद्घोष करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर लड़ी थी, उम्र थी 26 साल और अंग्रेजों को उन्होंने उस समय परास्त करने का काम किया था। फिरंगियों को मार मार करके वहां से उन्होंने भगाया था। वीर सावरकर भारत की आजादी के लिए एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर को जब आज 2 आजीवन कारावास की सजा होती है, उम्र थी मात्र 28 साल। इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां, ये सभी 25 से लेकर के 35 वर्ष की उम्र के ही युवा थे। ये सभी एक जैसी उम्र थी और इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, कभी भी उठा लेगा। भारत के अंदर ये तो देश की परिस्थितियां ऐसी थी, उन स्थितियों में जिन महापुरुषों ने एक नई दिशा दी, देश को एक नई दिशा दी, देश की धारा को बदलने का काम किया था, वे सभी युवा थे। कोई भी उसमें अन्य नहीं था, युवा था। एक युवा क्या नहीं कर सकता। विज्ञान के क्षेत्र में भी हुआ, शोध के क्षेत्र में, इनोवेशन के लिए भी बहुत कुछ हुआ और भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर। कहते हैं दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेन लिपि की खोज फ्रांस के जिस वैज्ञानिक ने की थी, उसकी उम्र, लुइस ब्रेल की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी जब उन्होंने पहली बार ब्रेल लिपि की खोज की थी। आइंस्टीन जब अपना सिद्धांत की पुष्टि कर रहा होता है तो उस समय सापेक्षता का सिद्धांत हो, उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष थी। न्यूटन जब गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में दुनिया को बता रहा है, उम्र मात्र 23 वर्ष है। मुझे लगता है यहां उपाधि धारण करने वाले जितने भी लोग हैं 16 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के होंगे। मुझे लगता है सभी लोग उसी से ऊपर होंगे और इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और इसके लिए
याद रखना, हमें जीवन में नवाचार को, नए शोध को और अपने आसपास घटित होने वाली हर घटना का अवलोकन करने की एक नई कार्यशैली को विकसित करने के लिए तैयार होना होगा। वो किसी भी क्षेत्र में, मुझे आज अच्छा लगा, मैं अभी जब आ रहे थे तो मैं स्पीकर साहब से ये कह रहा था, मैंने कहा देखिए यहां पे लोग फैकल्टी ऑफ लॉ भी लिख सकते थे, उन्होंने उसमें जुडिशरी साइंसेस लिख दिया है। अच्छा क्या, एक नया शब्द दिया। हमारे आसपास घटित होने वाली हर घटना हमारे लिए एक अवसर होता है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ प्रेरणा प्राप्त करने की, और उसके माध्यम से एक एक बात को नोट करके फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास एक अच्छी स्टडी हो जाएगी। आपके पास शोध का एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है। आपके पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में छपेंगे। हमें आदत डालनी पड़ेगी, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भागना होगा। रिफॉर्म से जो समाज विज्ञान से और रिफॉर्म से पीछे भागा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर किया और रिफॉर्म से पीछे हटा, और कभी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी आगे नहीं बढ़ पाया। याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ। उन्नीस तक इस देश में केवल 0.5% लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा थी। 0.5% लोगों के पास। 80 करोड़ की आबादी में आधे लोगों, यानी 0.5% लोग, 0.5% लोगों के पास टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद थोड़ा प्रयास हुआ, ये 2% तक पहुंचा, और जैसे ही रिफॉर्म के लिए श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में 1999 में कदम उठाए गए, आज भारत के अंदर 100 करोड़ लोगों के पास अपना स्मार्टफोन है। 100 करोड़ लोगों के पास, और यह सस्ता भी है। टेक्नोलॉजी जब फैलती है, विस्तार लेती है, तो सस्ती भी होती है। नहीं तो टेलीफोन के कूपन बिकते थे। टेलीफोन के लिए, लैंडलाइन टेलीफोन के लिए भी सिफारिश करवानी पड़ती थी। हर चीज को कैद करके रखेंगे। कुछ लोगों का बिजनेस भले ही चल सकता है, लेकिन आप उससे समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। और ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हम प्रदेश के अंदर, हम लोग जब आए थे तो हमारी 8 कमिश्नरी ऐसी थी 18 में से जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमने कहा भी पहले चरण में प्रयास करो कि हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय खोले, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खोले। हमने खोले। आज सभी कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिया, और फिर विश्वविद्यालय के लिए निजी क्षेत्र को भी हम आगे लेकर के आए। और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में, जिन जनपदों में गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय नहीं, उन जनपदों में हमने, निजी क्षेत्र ने भी कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया है, वहां पर हम लोगों ने एक इंसेंटिव देकर के, एक पॉलिसी ला करके नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए निजी संस्थानों को प्रेरित किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 26 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालय अब तक प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में भी बने हैं। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के बने थे। प्रदेश में
जब कोविड-19 ने दस्तक दी थी, मार्च 2020 में कोविड के बारे में हम समझने लग गए। अप्रैल में मैंने पूरी प्रदेश के अंदर की एक स्टडी कराई कि भाई मुझे बताओ कि कितने जिले ऐसे हैं जिनके पास आईसीयू नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, 75 में से 36 जनपद ऐसे थे जिनके पास आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। अब कोविड के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे बचाव के लिए हमें क्या कुछ करना है, इसके लिए अब कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया था कि नहीं, हम मेडिकल कॉलेज को हमें बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट भी बनाए और निजी क्षेत्र को भी हम प्रोत्साहित करें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 75 में से मात्र 8 से 10 जनपद ऐसे बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं तो सब में एक एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। मैं भी रामा ग्रुप से ही बात कर रहा था कि हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए हैं। चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, हाथरस है, कासगंज है, संत कबीर नगर है, श्रावस्ती है। और हमने पॉलिसी भी ला दी है, हम उसमें लैंड में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वहां होना है उसके लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग कर रहे हैं। जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं वहां पे कोई निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं। यानी ये इसलिए जिससे हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को फिर आगे बढ़ा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सके। 70 से 75 एकड़ क्षेत्रफल में प्रतिदिन 1000-1500 लोग उपचार की सुविधा प्राप्त करें, 4000-5000 लोग सीधे रोजगार प्राप्त कर लें, हजारों छात्र अपने जीवन को संवारने और सजाने के लिए तैयार हो सके, देश को अलग अलग क्षेत्र में अच्छे युवा मिल सके। ये कौन से निवेश से मिल सकता है? ये केवल शिक्षा से संभव हो सकता है, स्वास्थ्य से संभव हो सकता है, जो रामा विश्वविद्यालय ने यहां पे करके दिखाया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, तकनीक से भागिए मत। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने वालों को बोलने दीजिए, रिफॉर्म से भी मत भागिए, जो करना है करके रहिए। याद रखना, कोई भी तकनीक आती है, कोई भी रिफॉर्म होता है, उसका विरोध होता है, प्रारंभिक विरोध होगा। उनको आईना दिखाना चाहिए टेलीकॉम के क्षेत्र में जो क्रांति देश के अंदर आई है। आज आप पूरी दुनिया आपके सामने है, टेलीकॉम में कहां तक हम पहुंच गए। मुझे याद है जब 1998 में उषा अपना फोन लेके आया था, मोबाइल फोन लेके आया था, और मोबाइल फोन लेके आया था तो उसकी एक कॉल की कीमत थी 16 रुपये। मैंने 1 महीने इस्तेमाल किया, मेरा बिल आ गया 10,000 रुपये। तो मैंने उसी दिन फोन रख दिया। मैंने कहा यार अब तो इसको रखो। आज जब मैं मोबाइल फोन देखता हूं तो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी फ्री, और अब तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हो चुकी है। यानी 2G को लेके इतना बवाल हुआ था देश के अंदर, अब 3G आ गया, फिर 4G आया, 5G को लेके लोगों में आशंका थी, वह थी, लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। अब 6G की तैयारी चल रही है। ये जी का सिलसिला कहां तक आगे बढ़ता जाएगा आप देखते रहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। 1990 के दशक में याद करिए, कंप्यूटर आ रहा था, कितना विरोध हो रहा था, रोजगार छीन लेगा, नौकरी चली जाएगी, बैंकों में हड़ताल हो गई। कंप्यूटर, आज कौन सा ऐसा घर है जिसके पास कंप्यूटर नहीं? अरे हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध करा रही है।
2 करोड़ युवा। तकनीकी दृष्टि से हमारा युवा अगर सक्षम नहीं होगा तो चुनौतियों का सामना करेगा कैसे? आज हम दे रहे हैं, हर संस्थान दे रहा है, लेकिन एक समय था कंप्यूटर का विरोध हो रहा था। जो भी कुछ नया आएगा प्रारंभिक विरोध होगा। ये विरोध हुआ होगा जब प्रेस आया होगा, तब भी विरोध हुआ होगा, लिखने वालों ने विरोध किया होगा, साहब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बड़े समुदाय को, पूरे समाज और पूरे देश के विकास की यात्रा को बाधित नहीं कर सकते। उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब जीपीएस आया तब भी विरोध हुआ। हमने कभी इसका काहे विरोध कर रहे हैं? तो मैं समझ गया कि जो तेल चोरी करते हैं लोग विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ियों के लोकेशन पता लग जाएगा कहां पे कौन गाड़ी है। अन्य चीजों के बारे में भी लोगों ने शुरू किया। आखिर हर एक उसका विरोध हुआ, और विरोध हर नए कार्य का होगा, हर रिफॉर्म का होगा। अभी आप देखना, अब तो कहां तक पहुंच चुकी है दुनिया। चैट जीपीटी के क्षेत्र में हम चले गए हैं, एआई के माध्यम से आज देश में दुनिया कहां से कहां तक पहुंच रही है। आप मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन कितने लोगों को बेरोजगार कर देगा, और क्या आप इसको रोक पाएंगे? ये रुकने से नहीं रुकने वाला है। हमें उसके बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा। अब उससे भी आगे हम निकल चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं। उससे भी आगे जाकर के आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हम उससे अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। और ये सिलसिला तो कहां से कहां तक पहुंचेगा? हां, अलग विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरफ हमारे जीवन को सरल और सुगम किया, दूसरी तरफ डीप फेक की समस्या भी हमारे सामने आई कि पूरी की पूरी अब वीडियो फिल्म और आवाज को हूबहू नकल करके वह ऐसा जनरेट कर दे रहा है कि आप रोज देख रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के समाचार आ रहे हैं, और भी तमाम प्रकार के अन्य समाचार आ रहे हैं। उसके सुरक्षात्मक उपायों के बारे में और उसके नैतिक निहितार्थों के बारे में तय करना ये उपयोगकर्ता का भी काम है और संस्थानों का भी काम है कि हम भी उसके प्रति उतने ही सजग होकर के लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। अगर कोई आपको ये कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो आवश्यक नहीं कि सामने जो तस्वीर है सचमुच उसी की है, उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करवाने की आवश्यकता है। नहीं तो किसी भी ऐसे डिजिटल अरेस्ट के शिकार आप भी बन सकते हैं, और हमें उसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। यात्रा आगे बढ़ेगी, इसको जो भी इससे अपने को पीछे करेगा वह अपनी विकास की यात्रा को बाधित करेगा। ये निरंतर दुनिया उसके पीछे भाग रही है, दुनिया उसके साथ चल रही है, वर्चस्व उसी का है जिसने इस तकनीक को अपनाया है, उसके साथ जुड़ा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आ गए हम लोग, एग्रीकल्चर के फील्ड में जीन एडिटिंग में पहुंच चुके हैं। ये एक लंबी यात्रा, ये आगे बढ़ती जाएगी, और इसीलिए आपके पास भी यहां पर एक अवसर है। हमारे संस्थानों को इसके साथ अपने आप को जोड़ना,
लेकिन उसके सुरक्षात्मक उपायों के बारे में, उसके नैतिक निहितार्थों के बारे में भी उतना ही सजग और सतर्क रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, यह सिलसिला थमने से नहीं रुकने वाला है, ये रुकेगा नहीं। ये काल का प्रवाह है और किसी की चिंता नहीं करता, वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें विकास की इस प्रक्रिया का सहगामी बन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अगर कार्य करते हैं, कोई कारण नहीं कि जो चुनौती हमारे सामने आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने बनी हुई है, वह चुनौती है कि मनुष्य को मनुष्य बने रहना। और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए ही संस्थान को अपने सभी छात्र छात्राओं को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, उन्हें शीलवान बनाना पड़ेगा, उन्हें अनुशासित सिपाही के रूप में उनके सामने एक टारगेट रखना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा है। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखते। अगर वह मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण आज भारत के इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं यहां पे विश्वविद्यालय से 2-3 मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। एक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहां पे आयुर्वेद का भी है, एलोपैथ का भी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके और यहीं पे बैठ करके, आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए। जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है, या ये टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि एक साथ एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, मेडिकल भी है, आयुर्वेद भी है, फार्मेसी भी है, नर्सिंग भी है, इंजीनियरिंग का भी है, लॉ का भी है, सभी कुछ एक साथ एक कैंपस में, एग्रीकल्चर का भी है, सब कुछ एक कैंपस में प्राप्त हो रहा है। एक पक्ष यह, और दूसरा पक्ष वह जो यहां पर आप अपने दैनिक उसके साथ जोड़ते हो। इतना सब कुछ है इस कैंपस में। लगभग 12 से 15 हजार लोग एट ए टाइम रहते हैं। 12 से 15 हजार लोग, यहां का ड्रेनेज, यहां का सीवर, यहां का सॉलिड वेस्ट, इसके मैनेजमेंट की व्यवस्था। क्या कोई देसी पद्धति आप इसमें अपनी ओर से अपना सकते हैं? कुछ इसमें नया नवाचार हो सकता है, कुछ नए शोध को क्या इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं? संभव है। थोड़े से प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये मुझे अच्छा लगा जब मैं विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा को देख रहा था।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय के 5000 से अधिक जो शोध पत्र हैं वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल्स हैं, उनमें उन प्रकाशित हुए हैं। 150 से अधिक पेटेंट, 30 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन यहां पे अब तक संपन्न हुए हैं, 300 से अधिक यहां पे एक्सटेंशन जो आउटरीच के कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुए हैं और 1000 छात्र और शिक्षकों ने यह उपलब्धि भी हासिल की है। 200 से अधिक पुरस्कार, 80 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक इंक्यूबेशन सेंटर भी यहां पे स्थापित करके सफलतापूर्वक उसका संचालन यह विश्वविद्यालय कर रहा है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार यात्रा है, इसको और शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है शुरुआत वहां से करिए। ड्रेनेज और सीवर के लिए देसी पद्धति, वो एसटीपी वगैरह की पद्धति देख अलग हो, महंगा भी है लेकिन साथ साथ खर्चीला भी है, खर्चीला भी होगा और सस्टेनेबल कितना है ये आप देख सकते हैं। लेकिन देसी पद्धति अपनाएंगे तो वह आपको सस्टेनेबल भी होगा और आपके द्वारा अगर उस पर कार्य किया गया है तो वह और भी आसान और सुखद अनुभूति कराने वाला होगा। उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने यहाँ पे पीएचडी की उपाधि जिन्हें आज प्राप्त हुई है, जिन्हें प्रास्नातक और स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं को मैं इस अवसर पर, उनके अभिभावकों को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नया मेडिकल संस्थान डॉक्टर बीएस कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए रामा संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। उनके संस्थापक डॉक्टर बीएस कुशवाहा, जिनकी स्मृति में मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे विश्वास है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इस अनुप्राणित करने वाले आशीर्वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे सुश्री सुधा मूर्ति जी को उनकी अनुपस्थिति में मानक उपाधि प्रदान करें। रामा विश्वविद्यालय के निदेशक आदरणीय डॉक्टर प्रतीक सिंह जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आकर सुश्री सुधा मूर्ति जी की ओर से ये सम्मान ग्रहण करें। रामा विश्वविद्यालय के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि आज वो एक ऐसी शख्सियत को डॉक्टरेट इन साइंस की मानक उपाधि से अलंकृत कर रहा है जिन्होंने विश्व पटल पर भारतवर्ष का नाम रोशन किया। उनके अटूट समर्पण ने इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना की। परीक्षा नियंत्रक महोदय से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल हुए छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पदक एवं प्रमाण पत्र ग्रहण हेतु प्रस्तुत करें। सुरभि यादव, सोमेंद्र त्रिपाठी, समीर कुमार मिश्रा, राघवेंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार मिश्रा, अभय चौहान, अंजलि,
ऋषभ सिंह राठौर, शालिनी चौरसिया, नीतू गुप्ता, मोहम्मद मुदीशर, अमित कुमार कानू, उल्लास दीक्षित, अवधेश मौर्य, हिमांशु वर्मा, कुमार आशीष, मानसी गुप्ता, निपेंद्र कुमार, शुभाकरी मिश्रा, सोनल शर्मा, श्रिया पाल, दिव्यांशी त्रिपाठी, विकास कुमार कुशवाहा, प्रिंस कुमार सिंह, निकिता मोतवानी, नवीन पाल, हेमलता, मानसी वाजपेयी, राशिका मिश्रा, सोनिया दुबे, ज्योति बिंद,
हिमांशु मिश्रा, ओबी नायक, सौम्या सिंह चौहान, आयुषी, राहुल कुमार, अनुराग अवस्थी, सुंदर अफजा, अपर्णा, अभिषेक कुमार वर्मा, अनामिका राज, शिवनेत्री चौहान, जयराज पटेल, धन्यवाद सर। सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि वे यहाँ क्रम से आगे आ जाए। सभी मेडल प्राप्तकर्ताओं से निवेदन है, सभी विद्यार्थी जिन्हें मेडल आज प्राप्त हुए हैं व पीएचडी उपाधि मिली है, कृपया वे समूह चित्र के लिए आगे आ जाए। पंक्तिबद्ध तरीके से कृपया वे आगे आ जाए। पीएचडी उपाधि धारकों व गोल्ड मेडल विजेताओं से निवेदन है कि वो क्रमबद्ध तरीके से आगे आ जाएं। समूह चित्र के लिए कृपया आगे आ जाएं। लगवा में हट जाएंगे। हाइट वाले को नीचे करो। ज्यादा नहीं हो पाएगा। लगाओ। ऊपर से भैया, ऊपर से लेना, आ जाएंगे। हट जाइए भैया, एक मिनट। सामने खड़ा। गिम्बल चलाओ कभी। गिम्बल अभी वाला लाइट कर ला, अभी वाला लाइट कर ला।
जो बच्चे ग्रुप होगा वो चल रहा है। ठीक है, अभी हुटिंग नहीं